हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स। और आज मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, कि आप किसी भी सीक्वेंस की लिमिट कैसे निकाल सकते हैं। और हम उसके कुछ सवालात भी करेंगे आज की वीडियो में और एग्जाम्पल भी आपको बुक की करवाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे आपको ही फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हम जो समझने जा रहे हैं वो है कि ये, क्योंकि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस को समझने से पहले आपको इन तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि इसका मतलब है तो है क्या। पहले में लिखा हुआ है x, और ये जो एरो है इसे हम कहते हैं टेंड्स टू। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं टेंड्स टू। तो क्या लिखा हुआ है x टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0? अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि x इज इक्वल टू क्या है 0। नहीं, इसका मतलब है x टेंड्स टू 0। इसका मतलब है कि x जो है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 के बहुत करीब है, बहुत करीब है 0 के, लेकिन 0 नहीं है। इसका मतलब ये। अगर हम बात करें में लिखा हुआ है x टेंड्स टू a, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि x जो है वो बराबर आ जाएगा a के, या x माइनस a बराबर आ जाएगा 0 के। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है। लेकिन हम इसे ये कह सकते हैं कि जो ये x है ना वो a के बहुत करीब है। a नहीं है लेकिन a के क्या है, बहुत करीब है। तो जिस वजह से जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर लगभग क्या आएगा, 0 के करीब करीब आएगा। इसका मतलब ये पता चले आप लोग, ये x टेंड टू a लिखा हुआ तो आप समझे x इज इक्वल टू a। इसका मतलब समझे कि वो चीज उसके करीब करीब है। तो यहाँ x क्या है, a के बहुत करीब है। अगर यहाँ लिखा हुआ x टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है कि जो x है ना वो बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, जितना हम सोच भी नहीं सकते इतनी ही बड़ी वैल्यू है। x को क्या कर रही है, अप्रोच कर रहा है, x बहुत बड़ी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो तीनों बातें हैं जो मैंने आपसे करी आपको समझ में आ गई होगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम समझ सकते हैं इजीली लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस को। तो यहाँ देखें लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस के बारे में क्या है कि सीक्वेंस असल में क्या होता है। सीक्वेंस असल में स्टूडेंट फंक्शन ही होता है, क्योंकि आप उसमें इनपुट डालते हैं आउटपुट मिलता है। क्लियर है? जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस है ना, आप क्या करते हैं उसमें n की वैल्यूज डालते हैं। और n की वैल्यूज क्या क्या डाल सकते हैं, क्योंकि n जो होता है ना वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो सकती है नहीं, तो जिस वजह से n जो होता है ना वो नेचुरल नंबर होता है। टर्म 0 भी नहीं हो सकती, 1 से स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पर जो डोमेन होती है ना उसकी सीक्वेंस की, वो होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट होती हैं और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएंगी, मतलब बहुत बड़ी नंबर तक जाएंगी। तो वो सीक्वेंस असल में क्या है, फंक्शन ही है, जिसकी डोमेन जो होती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसे हम इनपुट करते हैं। हमने एक सीक्वेंस मान ली, कंसीडर सीक्वेंस a1, a2, a3 चलती जाएगी। लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, an इज द लास्ट टर्म या एंड टर्म कह सकते हैं। और इस पूरी सीक्वेंस को अगर डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे, an, और यहाँ पे हमने लगा दिया कर्ली ब्रैकेट। यहां तक की बात क्लियर है, कोई मसला नहीं है। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि इफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस n गेटिंग क्लोजर टू अ स्पेसिफिक रियल नंबर l, अगर ये सीक्वेंस हर अगली आने वाली टर्म चलती जा रही है, चलती जा रही है, और ये जो n है यहाँ पर, ये n इतना बड़ा नंबर होगा पॉजिटिव, बहुत बड़ा नंबर, बहुत दूर जाके टर्म आएगी। बहुत दूर जाने के बाद टर्म आने के बाद वो जो टर्म है वो एक खास नंबर के, एक खास नंबर जिसको यहां पे कहा गया l, एक खास नंबर के करीब जाती जा रही है वक्त के साथ क्या, और एक खास नंबर के हर अगली आने वाली टर्म एक खास नंबर के करीब जाती जा रही है। तो फिर हम कहेंगे कि वो असल में जो खास नंबर के करीब जा रही है वो खास नंबर इस सीक्वेंस की लिमिट बन जाता है। मैं रिपीट करता हूं इस बात को, सुनते जाइएगा। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, हम कहते हैं कि n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इंफिनिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी वैल्यू। तो जैसे जैसे n की वैल्यू, n क्या है 1 2 3 है ना, तो ये चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये जो हर टर्म है
हर अगली आने वाली टर्म है वो एक खास नंबर के करीब जाती जा रही है। वो जो खास नंबर के करीब जा रही है उसे हमने कहा क्या है, एल। तो वो जो एल है वो कहलाएगा लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। अब वो खास नंबर कुछ भी हो सकता है, हर सीक्वेंस के हिसाब से वो एल डिफरेंट होगा, किसी किसी सीक्वेंस की तो लिमिट भी नहीं होती, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गेटिंग क्लोजर टू अ स्पेसिफिक रियल नंबर एल एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी का अप्रोच करें, तो फिर हम कहेंगे कि जो l है उसे कहा जाएगा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, और इसको हम लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी an जो हमारी जनरल टर्म होगी इज इक्वल टू n, एक खास नंबर को अप्रोच कर रही है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही लिखता हूं। आगे बढ़ते हैं। मेन पॉइंट ये है कि अगर वैल्यू ऑफ n गेट्स लार्जर एंड लार्जर विदाउट बाउंड, वैल्यू जो an की है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। n की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ an की जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के। तो फिर हम कहेंगे देन वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू इंफिनिटी, वो भी इंफिनिटी को अप्रोच करने लग जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन है कि वैल्यू बढ़े ना, वैल्यू क्या हो, वैल्यू वक्त के साथ साथ जैसे टर्म बढ़ती जा रही है वैल्यू क्या होती है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, बहुत ज्यादा छोटी हो जाए। तो फिर हम कहेंगे कि इफ द वैल्यू ऑफ an गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर विदाउट बाउंड, तो फिर हम कहेंगे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे जैसे n की वैल्यू क्या होती है, ये बढ़ती जा रही है, तो फिर हम कहेंगे उस पॉइंट में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और हम क्या लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू नेगेटिव इंफिनिटी। उसमें एक बात अपने जहन में बिठा लें, पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी बराबर नहीं होते। पॉजिटिव इंफिनिटी का मतलब ये हुआ बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव इंफिनिटी का मतलब बहुत छोटी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी वैल्यू होगी। समझ में आ रही है? तो दोनों बहुत फर्क है। यहां तक की बात क्लियर है, कोई मसला यहां तक नहीं है, इसे नोट करें। उसके बाद हम थ्योरम्स पढ़ेंगे लिमिट के, तो इसे नोट करें जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने लिमिट के थ्योरम्स आ चुके हैं, उन्हें भी पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एग्जांपल बता रहा तो भूल ही गया, ये एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखी थी। अगर आप यहाँ देखें, हर अगली आने वाली टर्म छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती है। तो अगर हम ये बोले n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, n को किस, n क्या रिप्रेजेंट करता है, टर्म्स को, तो ये टर्म्स है बहुत ज्यादा, बहुत आगे तक चली जाए, n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, तो आपके ख्याल से ये जो आगे कम होते जा रहे हैं ये किसको अप्रोच कर रहे हैं आपके हिसाब से? ये 1 था, फिर 1 से आधा हुआ, आधे से और आधा, फिर और कम और कम और कम। आपके हिसाब से ये जो सीक्वेंस है, हर अगले आने वाली जो टर्म है वो किसको अप्रोच कर रही है, किसके करीब जा रही है? आप कहेंगे सर 0 के। ये जो है ना सीक्वेंस, हर अगली आने वाली टर्म 0 के करीब जा रही है, एक खास रियल नंबर के करीब जा रही है। इसका मतलब इस सीक्वेंस की अगर आपसे कोई लिमिट पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे? 0 है। क्यों? क्योंकि ये 0 को करीब जा रहा है। जैसे जैसे n जो है इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे यहां पर ये सीक्वेंस की अगली आने वाली टर्म है वो 0 को अप्रोच कर रही है। समझ में आई बात? चलें, अब यहां पर थ्योरम्स है, बिल्कुल इजी है। इन्हीं लिमिट के थ्योरम्स को आपको फॉलो करना है। क्लियर है? चले भाई, लिखा हुआ अगर लिमिट एक कांस्टेंट, c क्या है? ये कांस्टेंट है, 2 भी हो सकता है, 5, 8, 10 जो भी नंबर ले लें वो सारे कांस्टेंट में ही आते हैं। तो अगर c क्या है? कांस्टेंट, और उस पर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो उसके लिमिट अप्लाई होने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट हट जाएगी, तो वो c के बराबर ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिमिट अप्लाई हो रही है 10 पर, तो उसके नतीजे में आंसर क्या आएगा? 10 ही आएगा। समझ में आई बात? अब अगर लिमिट अप्लाई होती है कांस्टेंट इनटू an, ये an हमारा फंक्शन है और ये c हमारा कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे? ये जो c है ना कांस्टेंट, इसको पहले लिख देंगे। तो ये मैंने क्या किया? c को पहले लिख दिया, और लिमिट किस पे अप्लाई कर देंगे? an पर, तो ये आ गया लिमिट, और ये आ जाएगा an के ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अब यहां देखें तो लिमिट अप्लाई हो रही है और दो फंक्शन क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, तो अब क्या होगा? दोनों पे जो लिमिट है ना अलग अलग आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम? लिमिट an प्लस का लिमिट
बी एन। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो लिमिट अभी भी क्या होगी, दोनों पे अलग अलग आएगी, तो क्या हो जाएगा लिमिट ए एन माइनस का लिमिट बी एन। इसी तरीके से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन, तो आप लिमिट दोनों पे क्या कर देंगे, अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट ए एन माइनस का सॉरी डॉट डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई को, तो लिमिट बी एन, दोनों पे अलग अलग आ जाएगी लिमिट। दोनों डिवाइड हो रहे फंक्शन, लिमिट है तो लिमिट दोनों पे अलग अलग आ जाएगी। तो लिमिट ए एन डिवाइडेड बाय लिमिट बी एन। तो मुझे नहीं लगता ये कोई मुश्किल काम था, बस इसी को आपको अपने सवाल पे भी अप्लाई करना है। क्लियर है, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 1 के अंदर, फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ये हमारे पास एन, जो आपके लिए बहुत बड़ी आसानी की बात क्या है पता है, आपको उसने जनरल टर्म दी है, सीक्वेंस की जनरल टर्म आपको दी है। और जब जनरल टर्म आपके हाथ में हो ना तो काम बहुत आसान होता है। जनरल टर्म हमें एन पता है, अब हम क्या चाहते हैं, इस सीक्वेंस की लिमिट निकालना चाहते हैं। लिमिट निकालने के लिए हमें पता है कि जो एन है ना, एन लिमिट निकालना है तो एन को किसको अप्रोच करना पड़ेगा, एन को इंफिनिटी को अप्रोच करना होगा। तो मैंने क्या किया, लिमिट दोनों साइड पे क्या कर दिया, लिमिट को लगा दिया। और एन किसको अप्रोच कर रहा होगा, पॉजिटिव इंफिनिटी को। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। हर लिमिट के क्वेश्चन में आपको बोला जाए ना कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है तो आपको हमेशा दोनों साइड पे लिमिट को एन टेंड टू इंफिनिटी रखना है। एन होगा तो एन, एक्स होगा तो एक्स, जो भी हो। क्लियर, इंफिनिटी को अप्रोच करवाना है। इतनी बात क्लियर हुई, कोई मसला नहीं है। अब सर क्या करें, अब करना ये है स्टूडेंट्स, जब तक लिमिट अप्लाई ना हो जाए ये चलता रहेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी चलता रहेगा जब तक लिमिट अप्लाई ना हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, सर लिमिट कब अप्लाई करेंगे, लिमिट जब अप्लाई करेंगे जब लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको एक खास आंसर मिले। समझ में आई बात, चले नहीं भी आई तो टेंशन तो लेते ही नहीं हम लोग। अब आपको ऐसे सवालों में जब कोई भी एन जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करे तो आपको एक काम करना है ऐसे सवालों में, वो क्या करना है, न्यूमरेटर में से भी हाईएस्ट पावर को कॉमन निकाले, डिनोमिनेटर में से भी हाईएस्ट पावर को कॉमन निकाले। तो अगर आप देखें ऊपर की जो डिग्री एन की पावर क्या 2, नीचे भी एन की पावर क्या 2, तो दोनों में से एन स्क्वायर को कॉमन निकाले। अब एक सवाल पैदा होगा, सर कॉमन तो जब निकालते हैं जब हर टर्म में एन हो। ऐसा ही बोलेंगे ना आप लोग कि सर कॉमन तो जब निकालेंगे ना जब हर टर्म में एन स्क्वायर हो। नहीं स्टूडेंट्स, इसका कॉमन का मतलब अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखिए कॉमन का मतलब यही होता है, लेकिन हम इसका जबरदस्ती कॉमन निकालेंगे तो फिर हम क्या करेंगे वो सुनिएगा। मैं दोनों में से एन स्क्वायर, लिमिट को पहले लिख देंगे लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर में से मैंने एन स्क्वायर को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से एन स्क्वायर निकल गया, 3 बच गया। क्लियर, ये 5n है, लिख दिया 5n। तो 5n के जब हमने 5n के अंदर से n स्क्वायर को कॉमन निकाला तो n स्क्वायर को आप डिवाइड करवा दें, जिसको कॉमन निकालेंगे उसको क्या करवा देंगे डिवाइड, प्लस 7 को डिवाइड करवा देंगे किससे, n स्क्वायर से। क्लियर हो इतनी बात, याद रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए तो n स्क्वायर को इसमें से भी हमने क्या किया कॉमन निकाला, तो अब इसके पास तो n स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, उसके बाद माइनस 8n। अब हम क्या करेंगे इसको n स्क्वायर से क्या करवा देंगे डिवाइड करवा देंगे, प्लस 7 को भी किससे डिवाइड करवा, सॉरी ये 8n को डिवाइड कर 11 को किससे डिवाइड करवा देंगे, n स्क्वायर से डिवाइड करवा देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टेप कोई मुश्किल था, नहीं था ना। तो इन दोनों के पास तो n स्क्वायर था तो इनके पास तो n डिवाइड करवा, n स्क्वायर डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इसके पास नहीं था तो n स्क्वायर से डिवाइड, इसके पास नहीं था तो n स्क्वायर से डिवाइड करवा देंगे, बस सिंपल सी काम है। क्लियर हुई। अब n स्क्वायर से n स्क्वायर तो गया कैंसिल, और यहां पर एक n से एक n कैंसिल, एक n से एक n कैंसिल हो गया, इतना काम भी हो गया है ना। तो अब जरा देखें अब क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, अब जरा गौर फरमाएं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय n प्लस का 7 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय n
प्लस का 11 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अभी तो हमने एक थ्योरम पढ़ा। सर आप बोलेंगे सर कौन सा थ्योरम? अभी तो पढ़ा कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो तो लिमिट उस पे अप्लाई हो जाएगी, डिवाइड हो रहे हो तो लिमिट सब पे अप्लाई होगी। तो आप सिंपल काम ये करें, इस लिमिट को हर टर्म के साथ भी करें और नीचे वाली हर टर्म के साथ भी लिमिट को लिख दें। तो क्या हो जाएगा जरा गौर फरमाएं। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और ये आ गया 3। उसके बाद प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5 डिवाइड बाय n प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये आ गया किसके साथ? 5 के साथ माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय n के ऊपर प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इसका आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। यहां तक की कोई बात क्लियर है? सब क्लियर होगी इंशाल्लाह। सब पे लिमिट अलग अलग अप्लाई होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम क्या करेंगे? लिमिट को अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई लिमिट, तो हम क्या कर देंगे? अब लिमिट को अप्लाई कर देंगे। अब जब लिमिट को अप्लाई करने का मतलब क्या है? लिमिट को अप्लाई करने का मतलब ये है कि जहां पर n किसको अप्रोच कर रहा था? इंफिनिटी को। तो जहां n है वहां क्या आ जाएगा? इंफिनिटी आ जाएगा। लिमिट को अप्लाई करने का मतलब ये है। अब आप सोच भी रहे होंगे सर आपको कैसे पता चला कि अब लिमिट को अप्लाई करना है? मैं बताता हूं। स्टूडेंट जब भी इंफिनिटी होता है ना, हमें हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि जिस भी फंक्शन में लिमिट अप्लाई हो रही है, n पे हो रही थी, तो n को हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो डिनोमिनेटर में आ जाए। क्यों? क्योंकि आपको एक बात अपने ध्यान में बिठा के रखनी है कि 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी बराबर होता है किसके? 0। लगभग बराबर होता है 0 के, लेकिन हम 0 के ही मान लेंगे। तो इस वजह से n किसको अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी को। तो n अब सबके क्या आ चुका है? डिनोमिनेटर में आ चुका है। अब लिमिट को अप्लाई करूंगा तो यहां क्या आ जाएगा? इंफिनिटी 5 डिवाइड बाय इंफिनिटी 0। मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। तो जब भी मैंने क्या किया? लिमिट को अप्लाई कर दिया। लिमिट जब तक अप्लाई नहीं करिएगा जब तक कोई अच्छा आंसर ना मिले। अब 3 तो कांस्टेंट है, इस पे लिमिट अप्लाई हो रही है, बस छोड़ दें 3 आएगा। इसका प्लस ये क्या हो जाएगा? लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 डिवाइड बाय इंफिनिटी प्लस का ऐसा लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 डिवाइड बाय इंफिनिटी। ये कांस्टेंट है तो ये 5 ही आ जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी प्लस का 11 डिवाइड बाय इंफिनिटी का स्क्वायर। यहां भी क्या आ जाएगा? इंफिनिटी का स्क्वायर। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ये क्या बच जाएगा? 3 प्लस का 0 प्लस का 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 0 प्लस का 0। और ये असल में क्या होगा? 3 डिवाइड बाय ये 5 है। तो हमारे पास लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या आ गई? दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 5। और यही इस एग्जाम्पल का क्या है? आंसर है। हमने इस सीक्वेंस जिसका इसने कहा था लिमिट निकालने का, तो हमने उस सीक्वेंस की लिमिट निकाल ली और वो क्या निकल के आई? दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब ये हुआ हर ये सीक्वेंस n जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये सीक्वेंस है एक खास नंबर, एक खास रियल नंबर को अप्रोच करेगी, वो है 3 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब ये है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बातें करने के बाद आपको कुछ समझ ना आया हो, सब कुछ क्लियर होगा। जो भी कंफ्यूजन है हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। वो क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम है वो जो आप व्हाट्सएप करके बताएं, मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करके बता दूंगा, क्लियर करूंगा आपके कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2 आ गई है। अब वो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ये आपके पास सीक्वेंस है और हमें इस सीक्वेंस की लिमिट मालूम करनी है। बहुत आसान काम है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिमिट ले लेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्लियर? हमें लिमिट ऑफ अ फंक्शन निकलवानी है ना। चलें, अब आपको मैंने बताया था n को सबसे हाईएस्ट पावर को हम कॉमन ले लेंगे। तो जरा देखिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां सबसे हाईएस्ट पावर n की क्या? 1, तो n को मैं कॉमन निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा 5 प्लस का 7 के पास n नहीं था तो 7 के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में देखें तो n की हाईएस्ट पावर क्या? स्क्वायर, तो n स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लूंगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 9 प्लस का 11 के पास n स्क्वायर नहीं था
तो 11 के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे बताएं यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? खुश है? खुश रहें। n से एक n कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5 प्लस का 7 डिवाइडेड बाय n एंड डिवाइडेड बाय 9 प्लस का 11 डिवाइडेड बाय n ब्रैकेट 11 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। यहां तक कोई बात की सारी बातें क्लियर है? चलें अब लिमिट को हर टर्म के साथ मूव करवा देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, लिमिट 5 के साथ आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5 के ऊपर प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 7 डिवाइड बाय n के ऊपर डिवाइडेड बाय लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 9 के ऊपर प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 11 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी किसके ऊपर, n के ऊपर। यहां तक की सारी बातें क्लियर है। अलग क्यों लिखा, क्योंकि वो इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। चले भाई अब लिमिट को अप्लाई कर देंगे, अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, लिमिट को क्या कर देंगे, अप्लाई। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 कांस्टेंट है, इस पे लिमिट अप्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 आ जाएगा। 7, अब देखें 7 डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 9 के ऊपर कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई हो रही है, 9 ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस 11 लिमिट है, लिमिट 11 डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 n की जगह क्या आ जाएगा इंफिनिटी, और 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या होता है 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या है, 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा लिख देता हूं, क्या लिखेंगे, लिमिट, लिमिट ऑफ, इसको रीड करने का तरीका सुन लें, लिमिट ऑफ ए एन, लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। मैं फिर रीड करके बता रहा हूं, रीड कैसे करते हैं इसको सुन लें, लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्लियर हुई बात? और ये हमारा क्या है, आंसर है। इंशाल्लाह आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करिएगा, आएगा तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी है, वो भी करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं। लिखा हुआ फाइंड द n टर्म। अभी इतनी ही बात सुनिएगा, इतनी बात में उससे बोला कि हमें जो सीक्वेंस दी गई है उसकी सबसे पहले n टर्म निकालनी है, उसके बाद क्या करना है वो अभी हम बाद में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले n टर्म निकालते हैं। n टर्म निकालने के दो तरीके हैं स्टूडेंट, या तो एक जनरल अप्रोच करें और पहुंच जाएं, या तो फिर आपको ये पहचानना होगा कि ये जो सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक है, एपीए क्या है। मैं आपको आसान तरीके वाला करवाऊंगा, जनरल अप्रोच करवाएंगे। तो जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक सीक्वेंस है, इसकी जनरल टर्म निकालनी है। अब ये मैंने वापस उतार लिया, उतारने के बाद क्या मैं इस सीक्वेंस को ऐसे लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1 कॉमा 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 1 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा 1 डिवाइडेड बाय 8 कॉमा, और ये 3 डॉट लगाइएगा, इसका मतलब क्या, चलती रहेगी सीक्वेंस। क्या ऐसे लिख सकता हूं? इस बात से एग्री करते हैं? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल एग्री करेंगे। चलें ये बात भी सही हो गई, एग्री कर रहे हैं, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 1 1 होता है, बाकी सब तो सेम। अब जरा गौर करें, गौर क्या करना है, इस 2 के ऊपर पावर क्या है 1, तो 2 की पावर क्या होती है 1, तो सॉरी 2 की पावर 1 क्या होता है 2, ये क्या है 4, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये 8 क्या है 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या होता है 8। इसका मतलब तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, तो गौर फरमाइएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होगा 1 कॉमा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 कॉमा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 कॉमा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, और ये सिलसिला चलता रहेगा, हमें नहीं पता कहां तक जाएगा।
अब सवाल ज़हन में आता है कि सर ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ना। मुश्किल नहीं है कुछ। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। इसके अलावा एक और तरीका वो भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, दोनों तरीके मैं आपको समझाऊंगा। इतना हो गया। सर अब क्या करें? अब देखो स्टूडेंट्स, हमें जनरली बात करनी है, तो यहां पर देखिए ये हमारी कौन सी टर्म है? ये हमारी टर्म है फर्स्ट। ये कौन सी टर्म है? ये हमारी है सेकंड टर्म। ये कौन सी टर्म है? थर्ड। ये कौन सी है? फोर्थ। तो आपको कोशिश ये करनी है, जब फर्स्ट टर्म है तो 2 की पावर में 1 नजर आना चाहिए, सेकंड टर्म है तो आपको यहां कहीं 2 नजर आना चाहिए, समझ में आ रही? और यहां कहीं 3 और यहां 4। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर इसका 1। क्या लिख सकता हूं इसको? 1 माइनस का 1, कॉमा 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 माइनस का 1। 2 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 माइनस का 1, कॉमा 3 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 4 माइनस का 1। और ये सिलसिला चलता रहेगा। चलने दें इसको। चले भाई, इतना लंबा कोई काम नहीं है ये तो मैं आपको समझा रहा हूं किस तरीके से सोचना है, सब सामने नजर आ रहा है। ये बिल्कुल इजी सा सवाल है। अब जरा गौर फरमाएं। फर्स्ट टर्म में 1 नजर आया, सेकंड टर्म में 2 नजर आया, थर्ड टर्म में 3 नजर आया, फोर्थ टर्म में 4 नजर आया। ये जो टर्म है ना, n जो होता है ना, n जनरल होता है ना, तो n हमें बताता है नंबर ऑफ टर्म्स। पहली टर्म की बात करते हैं तो यहाँ 1 आ रहा है, दूसरी टर्म की बात करें तो यहाँ 2 आ रहा है, थर्ड टर्म की बात करें तो 3 आ रहा है। जनरल टर्म की बात करेंगे तो n आ जाएगा, और सब में -1 -1 -1 -1 अगली आने वाली टर्म में -1। तो हम यहाँ पे अब ये बता सकते हैं, क्या बताते हैं? द जनरल टर्म तो क्या हो जाएगी, जरा गौर फरमाएं। जनरल टर्म को हम डिनोट करते हैं an से। सो an हमारे पास क्या आ जाएगी, तो जरा गौर फरमाइए, आ गया हमारे पास an क्या है? जनरल टर्म। अब यहां देखिए सब में 1 है, तो सबसे पहले 1 तो कंफर्म ही आएगा। सबके न्यूमरेटर में क्या है? 1, तो 1 तो कंफर्म आएगा। सबके डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 तो कंफर्म आएगा। उसके बाद इस 1 n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ की n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं तो सिर्फ क्या आएगा? n आएगा। -1 -1 -1 हर टर्म में, तो हम इसके अंदर से भी क्या कर देंगे? -1 लिख देंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये हमने क्या निकाल ली? जनरल टर्म निकाल ली। एक तरीका तो ये था। अगर किसी को ये तरीका मुश्किल लग रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है, दूसरा तरीका देखते हैं। अब सर दूसरा तरीका बताइएगा जरा। देखिए अभी तक मैंने आगे वाला सवाल पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आगे वाले सवाल को करने से पहले आपको जनरल टर्म तो निकालना आ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहां तक का पार्ट था कि मैंने पहले वाले पार्ट से आपको करवाया। अब मैं दूसरे वाले पार्ट से आपको जनरल टर्म निकलवा देता हूं, उसके बाद आगे वाला पार्ट जो है वो बहुत इजी है, जल्दी से कर लेंगे। अब दूसरे वाले पार्ट के हिसाब से देखें तो यहां पर अगर आप गौर फरमाइए, इसको देखें, पहले क्या है? 1, उसके बाद 2 क्या है? उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है। न्यूमरेटर को तो देखना ही नहीं है ना, न्यूमरेटर में तो 1 ही 1 है, उसको तो देखो ही नहीं। डिनोमिनेटर को देखो, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है। ऐसा ही है। मैं क्या करता हूं, इसको लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं? 1, 2, 4, 8, डैट चलता रहेगा। आपको पहले फर्स्ट टर्म को आप क्या कहते हैं? आप फर्स्ट टर्म को कहते हैं 1, सॉरी फर्स्ट टर्म को आप क्या कहते हैं? a। सो a इस कंडीशन में क्या है? 1। अब आपको यह पता लगाना होगा कि जो सीक्वेंस ये चल रही है, क्या ये AP है, क्या ये GP है? समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे ना, एन टर्म के हमने फॉर्मूले पढ़े थे चैप्टर 4 में, तो वही अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि पहले हमें सीक्वेंस का पता चल जाए कि AP है या GP है। इस मेथड में देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि AP है GP है, सिर्फ जनरल अप्रोच है। लेकिन इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सी सीक्वेंस है। चेक करते हैं AP के लिए, क्या चेक करते हैं? कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो 2 - 1 1। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें, 4 - 2 2। इसका मतलब ये सीक्वेंस AP नहीं है। बात करें GP की, GP के लिए क्या देखते हैं? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है? 2, फर्स्ट टर्म क्या है? 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 2। उसके बाद थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है? 4, सेकंड टर्म क्या है? 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 2। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस चल रही है ना, ये GP है।
और ये जब जीपी है तो इस पे जीपी की n टर्म का फॉर्मूला लगेगा। अब मुझे जरा इसको मैं मिटाऊं। अब मुझे जरा ये बताएं कि जीपी की n टर्म का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो मैं r लिख देता हूं। r क्या है? r क्या होता है? कॉमन रेशियो। कैसे निकाला हमने? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, क्या हो गया 2, और r एक और दफा निकाल लीजिएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। दो दफा क्यों निकाला? ताकि कंफर्म हो जाए ना ये क्या है, जीपी है। अब a भी पता चल गया, r भी पता चल गया। सो द गिवन सीक्वेंस इज ए एन हमारा किसके बराबर होता है? ए आर एन माइनस के 1 के। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। जब सीक्वेंस क्या होती है जीपी, तो उसकी एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस का 1। क्लियर हुई बात? ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास है इस कंडीशन में 1, तो ये आ जाएगा 1। आर क्या है हमारे पास? आर हमारे पास है 2, तो ये आ जाएगा 2, और 2 की पावर क्या है? n माइनस 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा 2 की पावर n माइनस का 1। an निकाल लिया हमने। अब ये इस सीक्वेंस का an है, और हमें किसका चाहिए था? इस वाली का। तो न्यूमरेटर में इनके सबके 1 था, तो फिर हमारा रिक्वायर्ड तो मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट? द रिक्वायर्ड जनरेटर ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज, क्या होगी? सिर्फ क्या होगा? 1 तो सब में था, 1 तो सब में था, न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर हमने लिया था, डिनोमिनेटर की जनरेटर हम निकाली, क्या आ गया? 2 की पावर n माइनस का 1, तो ये आ गया 2 की पावर n माइनस का 1। यहां से भी जो आपने जनरेटर निकाली ये वही है जो हमने निकाली। तो बता, आपकी मर्जी है, आपको ये अच्छा लग रहा है, ये मेथड आसान लग रहा है, इससे कर लें, ये आसान लग रहा है, इससे करें, आपकी मर्जी है। क्लियर है? कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, और आप चाहे तो ये वाला स्टेप इस वाले के अंदर ये वाला स्टेप आप चाहे तो ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप काट भी दें तो ये वाला स्टेप आपको लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है, और ये लिखना जरूरी है। क्लियर है? वरना आप ये दोनों भी काट देंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये लिख लीजिएगा डायरेक्ट। तो आपकी मर्जी है, आपको समझ में जैसा आ रहा है। ये हमने एक पार्ट किया, मतलब ये आधा सवाल हुआ। अभी हमें क्या करना था? एंड टर्म मालूम करनी थी, वो तो हमने कर ली। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है? उसके बाद वो बोल रहा है एंड और लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब हमें इस सीक्वेंस की लिमिट भी निकालनी है स्टूडेंट। आपको एक बात कंफर्म कर दूं, सवाल में वो दे ना दे कि आपको एंड टर्म मालूम करनी है नहीं करनी, लेकिन आपको किसी सीक्वेंस की लिमिट निकालने का बोला जाए ना, तो उसकी सीक्वेंस की लिमिट निकालने के लिए आपको उसकी जनरल टर्म का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। वरना बिना जनरल टर्म के आप किसी भी सीक्वेंस की लिमिट नहीं निकाल सकते। एक बात अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा। तो इन्होंने तो फिर भी लिख दिया कि एंड टर्म मालूम करो। अगर नहीं भी लिखते और लिमिट बस सीक्वेंस की मालूम करने का बोलते, जब भी आपको इस सीक्वेंस की जनरल टर्म निकालनी पड़ती। क्लियर हुई बात? अब हमें क्या करना है? सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है। तो मैं क्या कर देता हूं, देख लेता हूं, अगर जगह है तो मैं यही कर देता हूं, पार्ट में हो जाएगा। अब लिमिट निकालने के लिए आपने जो जनरल टर्म निकाली है उसके दोनों तरफ क्या लिख देंगे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और क्या है हमारे पास जनरल टर्म? क्या निकल गया? ये 1 डिवाइड बाय 2 की पावर n माइनस का 1। यहां तक की बात क्लियर? कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब लिमिट को अप्लाई कर दूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्यों कर देते हैं? लिमिट को अप्लाई करने का मतलब है n की जगह इंफिनिटी आ जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं उसको कवर। अब मैं n की जगह क्या लिख दूंगा? इंफिनिटी। हमने लिमिट के थ्योरम सीखे थे ना, और हमने पढ़ा था कि जब लिमिट का थ्योरम हमने सीखा था कि जो अगर डिवीजन में हो तो लिमिट दोनों तरफ अप्लाई होगी, है ना। तो पहले मैं लिमिट का थ्योरम भी अप्लाई कर दूं ना, आज के बाद में मसला ना हो। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, स्टेप के नंबर काउंट हो गए ना, इसलिए डिवाइड बाय लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 की पावर n माइनस का 1। लिमिट का थ्योरम लगा दिया। अब लिमिट को अप्लाई कर दें, लिमिट को अप्लाई कर दें। अब कोई मसला नहीं है, अप्लाई लिमिट। अब सिंपल 1 के ऊपर तो लिमिट कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई होना ना होना बात एक ही है, तो 1 ही आ जाएगा, ये आ गया 1। और डिनोमिनेटर में n की जगह क्या आ जाएगा? इंफिनिटी। तो 2 की पावर इंफिनिटी माइनस 1, और 2 की पावर इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी, 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, और 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इट इज एक्चुअली द 0। तो हम क्या बोलेंगे? लिमिट
ऑफ ए एन इज इक्वल टू जीरो, लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू जीरो एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। रीड करना आपको आना चाहिए। मैं फिर एक दफा रीड करके आपको बता देता हूं कैसे रीड करेंगे। लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू जीरो एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। और यहां पे बता दीजिएगा, क्या बता देंगे, 3 डॉट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं बिकॉज। क्या है, 1 डिवाइडेड बाय इनफिनिटी बराबर है किसके, 0 के। और आपको ये वाले डॉट्स भी नजर आ रहे होंगे, ये वाले, तो इसका मतलब होता है देयरफॉर। ये दोनों डॉट्स का मतलब, ये इस तरीके के 3 डॉट और इस तरीके के 3 डॉट का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये चीजों ने मुझे भी कंफ्यूज किया, आपको ना करे इसलिए बता रहा हूं। अगर ऐसे 2 डॉट ऊपर एक नीचे, इसका मतलब है बिकॉज, और 2 डॉट नीचे और एक ऊपर, इसका मतलब है देयरफॉर। याद रखिएगा। तो यहां जाके हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इसमें आपके सामने सामने आ गई सीक्वेंस। सबसे पहला काम, हमें सीक्वेंस की जनरल टर्म को मालूम करना है और उसके बाद लिमिट पे जाएंगे। इस सीक्वेंस की जनरल टर्म मालूम करने के लिए आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको अपना दिमाग चलाना है। तो आपके हिसाब से तो ये लग रहा होगा, क्योंकि ये जो डॉट है ये तो असल में मल्टीप्लाई है, सीधी सी बात है। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इन डॉट्स को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, ऐसे ही सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं ना, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं गलत, उसकी मैं वजह बताता हूं। सुने, आपको इन्होंने, बुक वालों ने आप लोगों को काम आसान करके दिया। अब आप बोलेंगे सर क्यों, कैसे आसान करके दिया? आसान इसलिए करके दिया है, उन्होंने आपको पहले ही इसकी जनरल टर्म निकालने का तरीका बता चुके हैं आप लोगों को। समझ में आ रही है? बहुत आसान कर दिया आप लोगों के लिए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर आपको इसी फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि जनरल टर्म निकालने के लिए आपको पता ना कि कुछ कॉमन फिर ये करना पड़ता है। इन्होंने पहले आपके लिए कर दिया। आप बोलेंगे सर कैसे आसान कर दिया, वो मैं आपको दिखाता हूं। असल में ये मल्टीप्लाई ही है, मैं नहीं बोल रहा कि मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई है। लेकिन आप मल्टीप्लाई करिएगा नहीं। क्यों नहीं करिएगा? क्योंकि इस फॉर्म के अंदर जनरल टर्म बनाना आसान है, जब भी बुक वाले ने आपको इसी फॉर्म में दिया है। अब कैसे आसान है वो आपको मैं बता दूं। देखिए, गौर करें। गौर क्या करना है, ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग देखिएगा। काफी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसको जल्दी करेंगे। यहां देखिए, सबकी लेफ्ट वाली साइड पे 1 3 5, यहां देखिए 3 5 7, 2 4 6 4 6 8। आप बोलेंगे सर क्या कर रहे हैं आप? असल में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले 1 3 5 को लेंगे, इसकी जनरल टर्म निकाल लेते हैं। 2 4 6 को लेते हैं, इसकी जनरल टर्म निकाल लेते हैं। 3 5 7 को लेते हैं, इसकी जनरल टर्म निकालते हैं। 4 6 8 को लेते हैं, इसकी जनरल टर्म निकालते हैं, और इन सारी जनरल टर्म को यहां पर पुट कर देंगे। अब जरा देखें, तो यहां पे मैं ले लेता हूं किसको, 1 3 4 5 डैश 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 चलता रहेगा। इसकी जनरल टर्म निकालें, क्या होगी? a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस का 1 दैट इज 2। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, देखने से ही पता चल रहा है 1 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 5। तो 1 के अंदर 2 का ऐड करूंगा 3 आ जाएगा, 3 के अंदर 2 को ऐड करूंगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब तो ये एपी है, एक खास नंबर को ऐड करके अगली हर आने वाली टर्म आ रही है, एपी है। और इस पूरी सिचुएशन के अंदर हर सीक्वेंस एपी ही है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखें, तो डी आ गया। अब हमारे पास एपी की एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो जल्दी से देखिएगा, ए हमारे पास क्या है दैट इज 1 प्लस का एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 2। आगे वाला स्टेप में कर देता हूं, यहीं पर ही कर देता हूं। आगे वाला स्टेप क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय एन क्या होगा 2n माइनस प्लस माइनस 2 1 सा क्या हो जाएगा 2। तो ये बराबर किसके आ जाएगा 1 माइनस 2 क्या होगा -1। तो ये बन जाएगा 2n माइनस का 1। ये हमने क्या निकाल ली, इस सीक्वेंस की जनरल टर्म निकाली दैट इज 2n माइनस का 1। अब मैं किसको ले लूंगा 2 4 6 को, तो ये आ गया 2 4 6 चलती रहेगी। अब देख लूंगे नजर आ रहा है या फिर मैं आगे बढ़ूं।
लेट मी चेक, जगह तो कम पड़ रही है, मैं यही पढ़ाता हूँ। अब जरा देखिए इसके हिसाब से a क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा किसके, 2 के, और कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या होगा, डेट विल बी 2। क्लियर, आ जाए, ये भी APE है, दो दो का गैप आ रहा है। अब Tn का फॉर्मूला क्या है, याद है फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, अपने जहन में बिठा लें इस फॉर्मूले को। अब Tn इज इक्वल टू, a हमारे पास क्या है 2, n हमारे को नहीं पता, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है, तो ये अपनी जगह 2 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n क्या हो जाएगा 2n, माइनस का 2 1 से क्या हो जाएगा 2, इसको मैं ब्रैकेट प्लस का 2। अब जरा देखें, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Tn बराबर आ जाएगा किसके, 2n के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, चलें ये भी हो गया, दो सीक्वेंसेस की हमने जनरल टर्म निकाल ली। अब तीसरी कौन सी है, 3 5 7, तो मैं यहां लिख देता हूं 3, 5, 7, चलता रहेगा, इसके निकाल लेते हैं। a क्या होगा 3 होगा, d क्या होगा 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर, चलें अब Tn किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 d के बराबर होता है, तो Tn बराबर हो जाएगा किसके, a हमारे पास क्या है 3 प्लस का n माइनस 1, d हमारे पास क्या है 2, सो 3 प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय n 2n माइनस 2 1 जा 2, Tn हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का 2n। तो ये हमारे पास थर्ड सीक्वेंस की आ गई जनरल टर्म आ गई। अब फोर्थ सीक्वेंस 4 6 8, ये हमारे पास आ जाएगा 4 6 8 कॉमा डैश डैश डैश। यहां तक की बात क्लियर है। एक तरीका तो मैं आपको ये बता रहा हूं, एक और तरीका है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो आसान लगे, जो आपको आसान लगता है उससे करिएगा, कोई मना नहीं है ना। चलें अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया, इतना करने के बाद अब यहां क्या करेंगे, a क्या है हमारे पास 4 हो गया, d हमारे पास क्या हो गया 6 माइनस 4, तो ये आ गया 2। सो Tn किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 d के बराबर होता है। सो Tn इज इक्वल टू, a क्या है हमारे पास 4 प्लस n माइनस 1, d हमारे पास क्या है 2, सो Tn इज इक्वल टू 4 प्लस 2n माइनस का 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, डेट विल बी 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 2n। सो ये हमारे पास इस सीक्वेंस की क्या आ गई, जनरल टर्म निकल के आ गई। सही है, अब हम क्या करेंगे, हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या निकल के आएगी, तो वो देख ले। न्यूमरेटर वाली कौन सी है 135, तो 135 की क्या आई थी, ये आई थी जनरल टर्म 2n माइनस का 1, तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, क्या लिख दिया मैंने, द रिक्वायर्ड जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंसेस। अब 135 इसकी जनरल टर्म क्या आई थी 2n माइनस का 1, तो मैं क्या लिख दूंगा 2n माइनस का 1। उसके बाद 246 इसकी जनरल टर्म क्या निकल के आई 2n, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2n डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में देखें 357 इसकी जनरल टर्म क्या निकल के आई 1 प्लस का 2n, 1 प्लस का 2n। उसके बाद 468 इसकी जनरल टर्म क्या निकल के आई 2 प्लस का 2n, इसको मैं इससे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 प्लस का 2n। यहां तक कोई मसला नहीं है। चले भाई अब हम अपने मेन काम की तरफ बढ़े, लिमिट निकालनी है सीक्वेंस की, और आपको बता दी, और आपकी मर्जी है, आगे वाले 2 स्टेप करना चाहते हैं तो कर लें, वरना फिर क्या कर दें काट दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टेप ज्यादा मैंने इसलिए करवा दिया, मैंने बोला नजर आ रहा तो कर देते हैं, ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, जनरल लिमिट मालूम करेंगे। लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी या एन टेंड्स टू इंफिनिटी, an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और हमारे पास जनरल टर्म क्या निकल गया, दैट इज 2n माइनस का 1, 2n डिवाइडेड बाय 2n प्लस का 1 और 2n प्लस का 2। यहां तक की बात क्लियर हुई, कोई मसला नहीं है। चले ये काम अभी आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जब हम लिमिट के अप्लाई करने मतलब लिमिट को अप्लाई करने करीब होंगे ना, जब हम लिमिट को सबके साथ अलग अलग लिखेंगे, लिमिट का थ्योरम अप्लाई करेंगे। अभी मैं सबसे पहले इसको इस कंडीशन में लेके आता हूं ताकि मैं इस पे लिमिट अप्लाई कर सकूं।
अगर मैं अभी इस कंडीशन में लिमिट अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, तो जरा सोचते हैं इस बारे में। n की जगह इंफिनिटी आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी, इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी, ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, तो ये बन जाएगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। समझ में आ रही है? और आपको कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं लानी है, सही है ना। तो अब हमें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया है कि जब भी इंफिनिटी आ जाए ना, तो आपको n या कोई भी जिसमें भी लिमिट अप्रोच कर रही है इंफिनिटी पर, आपको उसको कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना है उसको। क्लियर हुई बात है? तो अब मैं क्या करूंगा, n की पावर ऊपर क्या है 1, इसमें n की पावर ऊपर क्या है 1, तो मैं क्या करूंगा, हर ब्रैकेट, एक बात का ख्याल रखिएगा, दोनों ब्रैकेट से अलग अलग n को कॉमन निकालिएगा। अब जरा सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले मैं 2n माइनस के 1 में से, 2n माइनस के 1 में से n को कॉमन निकालता हूं। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट 2n माइनस के 1 में से n को कॉमन निकाला, और आपको मैंने जैसा बताया था, आप ये सोच रहे होंगे कि सर 1 के पास तो n नहीं है, नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिसको हमने कॉमन लिया उसको हम इसके डिवाइड करवा देंगे। इसके पास n था तो चलेगी, अब बचा 2 माइनस का 1 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, क्योंकि इसके पास n नहीं था तो इसके डिनोमिनेटर में n आ गया। अब इसमें से भी n को कॉमन निकालेंगे तो n कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब नीचे में से 2 n को कॉमन निकालेंगे, तो जब इसमें से n को कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, n के यहां से निकलेगा तो 2 बचेगा, प्लस 1 के पास n नहीं है तो 1 के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। उसके बाद इसमें से n को कॉमन निकालेंगे, सो n को कॉमन निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, प्लस 2 के पास n नहीं था तो 2 के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होना चाहिए, और लिमिट लगानी है लाजमी, लिमिट को मत भूल जाइएगा, लिमिट नहीं लगाएंगे नंबर कट जाएंगे। क्लियर हुई बात? चलिए, अब ये वाले n से ये वाला n कैंसिल, ये वाले n से ये वाला n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हम तो खुश हो गए। चलें, अब इतना काम होने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, अब अगर आप देखें कटने के बाद अब n जो है ना वो डिनोमिनेटर में आ चुका है। अब मैं लिमिट अप्लाई कर दूं ना तो मुझे टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0 होता है, तो अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी। तो मैं क्या कर देता हूं, लिमिट को अप्लाई। लेकिन उससे पहले मैं लिमिट का थ्योरम लगा देता हूं। लिमिट का थ्योरम क्या कहता है, सबके साथ लिमिट अलग अलग आ जाएगी। तो यहां देखें, सबसे पहले लिमिट अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, किसके ऊपर, 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n के ऊपर, लिमिट। और अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, अप्लाई लिमिट। तो लिमिट को अप्लाई करने का मतलब आप जान चुके हैं। तो n की जगह क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी आ गया, और लिमिट 2 पे अप्लाई हो तो सिर्फ 2 ही होगा, कांस्टेंट है ना इसलिए। आगे यहां क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, और यहां पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। यहां तक कोई मसला नहीं है। 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी 0, तो यहां मैं लिख देता हूं क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 0 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या होगा 0, 2 प्लस का 2 डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या होगा 0, सो 2 माइनस क्या 0 क्या होगा 2, एंड 2 का क्या होगा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 4, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 0 2, 2 का क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू 1 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, जो सीक्वेंस हमें दी गई थी उसकी लिमिट निकाल ली। क्लियर है ये बात? एकदम हमें देख लो, सब नजर आ रहा है क्लियर तौर पर, बिल्कुल आपको सब क्लियर नजर आ रहा है। तो यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। अब आए वक्त आ गया कि हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसके 3 पार्ट्स। तो जल्दी से करते हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें लिखा हुआ है, आपको इसमें एक बहुत आसान बात पता है क्या है, आपको है जनरल टर्म नहीं निकालनी, जनरल टर्म आपको सवाल में गिवन है, बस आपको इस सीक्वेंस की लिमिट बतानी है। तो जल्दी से देखें। सो यहां पर सबसे पहले सवाल उतारेंगे, सवाल उतारने के बाद लिमिट दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी। इतना काम तो सारी ही सवालों में सेम है अगर लिमिट मालूम करनी है।
अब आपको मैंने बताया था लिमिट अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी होती है तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको कोई मुश्किल काम नहीं करना होता, आपको n की सबसे हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालना है। तो यहाँ n की पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो n को मैं कॉमन निकाल लूंगा। तो n को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो इस 1 के पास n नहीं है, तो 1 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, n प्लस का 5 तो अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि 5 के पास तो n था ना, डिवाइड बाय यहाँ तो n ही है, तो ये n मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 7, n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं लिमिट को क्या कर दूंगा, दोनों तरफ अप्लाई कर दूंगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ आपको बता चुका हूँ लिमिट के थ्योरम में आपको लिमिट सब पे अलग अलग अप्लाई कर देनी है। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी किस पे अप्लाई हो जाएगी, 7 पर। यहां तक की बातें क्लियर हुई। चलें अब मैं क्या कर दूंगा, लिमिट को अप्लाई कर दूंगा। तो अप्लाई लिमिट लाजमी लिखिएगा स्टूडेंट ये। अब लिमिट को अप्लाई करने का मतलब आपको पता है n की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी और उसके बाद प्लस कांस्टेंट है 5 तो ऐसे लिख देंगे, लिमिट हट जाएगी, ये भी कांस्टेंट है, लिमिट हट जाएगी। 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0, 0 प्लस 5 होगा, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 7। और हमने किसके लिए लिमिट निकाली, लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू लिमिट ऑफ an is equal to 5 divided by 7 as n tends to infinity। यहां जाके स्टूडेंट हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया और यहां बता भी दीजिएगा कि 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी दैट इज 0। ये क्यों होता है कि 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0 क्यों होता है, तो ये मैं आपको जल्द बताऊंगा। इससे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है ना लिमिट ऑफ फंक्शन, उसमें मैं आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट दूंगा, उसमें आप ये बात ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे क्यों 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी 0 होता है। 0 होता नहीं है, 0 के करीब करीब होता है। समझ में आ रही बात। चल सेकंड पार्ट, अब यहां पर सेकंड पार्ट में सवाल को उतार लिया, सवाल को उतारने के बाद लिमिट अप्लाई करनी है। अब आपको जैसा कि मैंने बताया अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो आपको हर ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है ना ब्रैकेट, तो आपको हर ब्रैकेट में जो पावर हाइयर हो उससे कॉमन निकालना है। इस वाले 3n-1 वाले ब्रैकेट में से n को निकाल लूंगा कॉमन, तो ये आ गया n कॉमन आ जाएगा, 3 रह जाएगा, -1 के डिवाइड में क्या आ जाएगा n, क्योंकि इसके पास n नहीं था। इसमें से n की पावर 4 को मैं कॉमन निकालूंगा, तो ये आ जाएगा n की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट यहां आ जाएगा 1 माइनस का n डिवाइडेड बाय n की पावर 4 डिवाइडेड बाय, उसके बाद इधर आ जाए, इसमें से इस ब्रैकेट में से n स्क्वायर प्लस के 5 में से n स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा, तो n स्क्वायर को मैं कॉमन निकालूंगा, तो यहां बचेगा 1 प्लस का 5 के पास n स्क्वायर नहीं था, तो 5 के डिवाइड में आ जाएगा n स्क्वायर। उसके बाद n क्यूब माइनस के 7 के ब्रैकेट में से n क्यूब को कॉमन निकालूंगा, तो यहां बचेगा 1 माइनस का 7 के डिनोमिनेटर में n क्यूब नहीं था, तो 7 के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, n क्यूब आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी बात में आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें उसके बाद अब यहां देखें तो एक n से एक n कैंसिल, 4n है, 3 और ये 1 4, तो सारे के सारे n क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इतनी बात भी क्लियर। चल अब बचा कौन, ये सारे बच गए, इनके ऊपर लिमिट को मूव करवा दें। क्या कर देंगे, लिमिट को मूव करवा देंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n के ऊपर, लिमिट अप्लाई हो जाएगी n टेंड्स टू इंफिनिटी किसके ऊपर, 1 माइनस के n डिवाइडेड बाय, सॉरी एक और बात, यहां देखें यहां 4 n ऊपर 1, तो 1 n से 1 n कैंसिल हो गया, कितने n बचेंगे, n क्यूब, कितने बचेंगे, n क्यूब, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n क्यूब। क्लियर, डिनोमिनेटर में आ जाए। अब यहां देखें तो यहां क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ब्रैकेट 1 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय n क्यूब। यहां तक की बात क्लियर। अब लिमिट को क्या कर देंगे, अप्लाई। सो अप्लाई लिमिट को अप्लाई क्यों कर रहा हूं, आप मुझे जानते होंगे ये बात बहुत अच्छे तरीके से, क्यों, क्योंकि आप सब अब यहाँ n जो है ना n वो अब सबके डिनोमिनेटर में, तो जब n डिनोमिनेटर में आ गया ना, खतरा खत्म। अब
लिमिट अप्लाई करने का मतलब भी आप जानते हैं क्या होगा, 3 माइनस का 1 डिवाइड बाय एन की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। यहां भी देखें तो 1 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का क्या आ जाएगा, क्यूब डिवाइडेड बाय यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, एंड यहां देखेंगे तो 1 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का क्या आ जाएगा, क्यूब। यहां तक की कोई बात की नहीं। वैसे तो यहां पर तो अगर आप देखें तो मैंने 7 दोनों जगह लिख दिया, गलती है मेरी, 7 नहीं है ये क्या है 1 है। आप भी ये बोलोगे सर ये क्या कर रहे हैं, चलें आप क्लियर है, कोई मसला नहीं है। चल अब एक बात तो हम जान चुके हैं, 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का क्यूब भी 0, 5 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर भी 0। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी का क्यूब भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का क्यूब भी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो जिस वजह से 3 माइनस का क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 1 माइनस का क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस का क्या हो जाएगा 0, और 1 माइनस का क्या हो जाएगा 0। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 3, 1 प्लस 0 1, तो 3 डिवाइड बाय 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमने लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1 एज एन टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली कर लिया। मुझे नहीं लगता कि अब कोई कंफ्यूजन आपको होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी। खुश है ना? चलो अब इधर आ जाए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको करने के लिए ना आपको फैक्टोरियल से समझने आने चाहिए। फैक्टोरियल क्या अगर आप जानते हैं ना तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी तंग नहीं करेगा, लेकिन अगर आप फैक्टोरियल फर्स्ट ईयर में सही से पढ़ के नहीं आए तो फिर ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। तो अब जल्दी से करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने मसला ये था कि यहाँ पर +1 आना है, मैंने -1 लिखा था। चलें आगे बढ़ते हैं, सही कर लिया मैंने। अब देखें क्या करेंगे, फैक्टोरियल वाले सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखें यहाँ पर सबसे पहले तो फैक्टोरियल को खत्म करना होगा हमारे को। अब यहाँ पर अगर देखें तो n+1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे क्या है n+1 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे क्या है n फैक्टोरियल। अब आपको देखना ये है किसको, अब देखें यहाँ पर n फैक्टोरियल को मैं n+1 का फैक्टोरियल नहीं बना सकता, लेकिन n+1 के फैक्टोरियल को मैं n फैक्टोरियल की फॉर्म में ला सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, n+1 को मैं क्या लिख सकता हूं n+1, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा n+1, उसके बाद क्या आता है n फैक्टोरियल आ जाएगा। रोकने के लिए ऐसे तो चलता रहेगा n+1 फिर n फिर n-1 n-2 चलता रहेगा, लेकिन रोकने के लिए फैक्टोरियल लगा दिया। अब इतनी बात हो गई, उसके बाद आगे उसके बाद देखेंगे तो ये आ गया n फैक्टोरियल, उसके बाद माइनस का, इसको भी मैं थोड़ा एक्सपेंड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा n+1, और उसके बाद क्या आ जाएगा n का फैक्टोरियल, रोकने के लिए। अब दोनों में न्यूमरेटर से भी n को कॉमन, n फैक्टोरियल को कॉमन निकालेंगे डिनोमिनेटर से भी। तो यहां पर n फैक्टोरियल n+1 आ गया, और ये आ गया n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां से डिनोमिनेटर में से मैंने क्या किया n फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, तो बचेगा कौन, यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस का, और यहां क्या बचेगा n प्लस का 1, तो ये आ जाएगा n प्लस का 1। तो ये ब्रैकेट लगाइएगा बड़ा, और ये आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, क्या आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। तो बताया कोई मसला यहां तक? ब्रैकेट अगर नहीं लगाया ना तो सवाल गलत हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं पहले, क्लियर। चले n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब जरा गौर फरमाए, इधर ऊपर क्या बच गया n+1, और नीचे क्या बच गया 1 माइनस का, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये आ गया n, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये आ गया 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। अब मैं लिमिट को अप्लाई कर देता हूं, तो लिमिट आ जाएगी क्या n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसमें से n की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे तो n कॉमन आ जाएगा, और जब n कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस 1 के पास n नहीं था तो 1 के डिनोमिनेटर में क्या चले जाएगा n चले जाएगा। ये बातें तो मैं आपको बात बता ही रहा हूं। और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या बच गया -n, इतनी बात भी क्लियर है। अब ये वाले n से ये वाला n हो गया कैंसिल, ये माइनस चले जाएगा ऊपर। अब लिमिट को मैं अप्लाई कर सकता हूं, तो मैं क्या कर दूंगा लिमिट को, चले मैं एक लिमिट का थ्योरम भी लगा देता हूं। चले भाई यहां पर देख ले जल्दी से, यहां पर क्या हुआ n से n कैंसिल हो गया, लिमिट को मैंने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया कि माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस।
लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट, तो 1 पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, कांस्टेंट है तो लिमिट हट जाएगी, सिर्फ 1 आ जाएगा -1 और n की जगह क्या आ जाएगा इनफिनिटी, 1 डिवाइड बाय इनफिनिटी क्या होगा 0, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -1। तो मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है। सो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।